हेलो एवरीवन। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी थी। और उस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज में हम क्या करते थे कि हम जो है क्वेश्चन अपलोड करते थे। सीट होती थी एक क्वेश्चन की और उसमें 25 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करते थे। और सॉल्यूशंस में हम क्या देखते थे कि हम देखते थे ओनली ओनली शॉर्टेस्ट अप्रोच। यदि कोई पॉसिबल है कोई क्वेश्चन में, तो हम उस के क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझ के उसका ये देखते थे कि हम इसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि कुछ लोगों के कंप्लेंट्स आते रहते हैं कि भैया देखो, हमसे पूरा मैथ्स का पेपर आता था, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही हमने क्वेश्चंस का ऐसे अंदाज लगाया कि भाई हम ये अप्रोच लगा के आंसर तक पहुंच सकते थे, ये अप्रोच लगा के आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमारे पास टाइम ही नहीं बचा कुछ क्वेश्चंस को देखने का। और कुछ क्वेश्चंस को देखने का टाइम मिला तो टाइम बड़े क्वेश्चंस थे, या फिर हमने समझने में थोड़ी मिस्टेक कर दी उन्हें, तो हमने स्किप करे वो क्वेश्चंस। और आगे जब मतलब स्किप करके जब आगे बढ़े उन क्वेश्चंस को, तो बाद में हमें टाइम ही नहीं मिला उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भाई मैं ये कहूंगा कि आपके दो चीजों की कमी होती है वहां पे। एक तो आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की। और एक आपके पास लैक ऑफ अप्रोच रहती है। मतलब कि आपके पास अप्रोचेस की कमी है कि भाई आप क्या अप्रोच लगा रहे हो, क्या अप्रोच नहीं लगा रहे हो, उसकी आपके पास बहुत कमी है, ठीक है। तो जो एस्पायरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट अप्रोच समझाई जाती है। यदि कोई पॉसिबल है तो अब किसी मान लो कोई क्वेश्चन है मेरे पास ज्योमेट्री का, तो उसमें शॉर्टेस्ट अप्रोच मैं कहाँ से लगाऊंगा? उसमें तो मेरे को बेसिक लगाना पड़ेगा। यदि बेसिक आता है तो मेरे से ठीक है, नहीं आता तो भाड़ में जाओ। ठीक है, सही बात तो यही है ना। तो जिस क्वेश्चन में हम शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं, एटलीस्ट उस क्वेश्चन में तो मैं शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाऊं। मैंने क्या बोला कि मैंने आप तक शीट 10 तक अपलोड कर दी है। उसके बाद थोड़ा बंद हो गया था क्योंकि सीएचएसएल का एग्जाम बीच में आया था, तो सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड करे थे, ठीक है। और मैंने आपसे बहुत पहले बोला भी था कि सीएचएसएल के पेपर के बाद शीट 11 अपलोड हो जाएगी। और वो अपलोड कर दी थी, उसके सॉल्यूशंस भी आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज या कल में अपलोड हो ही जाने चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो भाई देखो, शीट 10 तक मैंने क्या बोला कि भाई बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक तो आप जानोगे तो सबसे ही अच्छा है, क्योंकि आप यदि कोई क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो और उस क्वेश्चन का बेसिक आपको पता है, तो बेसिक से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन बेसिक के साथ साथ यदि आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच पता है ना, तो जहां आप बेसिक में 2 से 3 मिनट ले रहे थे, वहां शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा के आप उस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में कर दो, क्या पता। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि जब आप कोर्स को कर लो, सिलेबस को कर लो, तो आपको बेसिक तो आनी चाहिए अच्छे से, और बेसिक के बाद आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच भी आनी चाहिए कि हम ये अप्रोच लगा के वहां पे टाइम बचा सकते थे। और हमारे पास जब टाइम बचता है ना, तो हमको एग्जाम सेंटर में कभी हेजिटेशन नहीं होती। हेजिटेशन क्यों होती है? कि भाई हमारे पास टाइम कम रह गया। टाइम कम रह गया तभी तो हमारे पास एजिटेशन होती है कि इतना लंबा पेपर कैसे हो गया, टाइम बहुत कम बचा है। तो वही टाइम मैनेज करना है हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करके, और शॉर्टेस्ट अप्रोच सीख के कि भाई हम ये अप्रोच लगा के टाइम बचा सकते हैं। और उस टाइम को हम उन क्वेश्चंस पे देंगे जहां हम अटक रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी, जहां पे हम ये सॉल्यूशंस की पीडीएफ अपलोड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस सीरीज की लिंक आपको क्या करना है, आपको जस्ट इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे जाना है, इजी मैथ्स अड्डा सर्च करके, और वहां पे आपको ये एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके एक प्लेलिस्ट देखिएगी मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज। तो वहां पे मैंने शीट 10 तक अपलोड कर दी, और शीट 11 आज आज या कल में अपलोड हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। इंस्टॉलमेंट इन एसआई की वीडियो, भाई देखो इंस्टॉलमेंट इन एसआई बहुत अच्छा टॉपिक है। और कई टीचर्स जब इसको समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं कि भाई जैसे सपोज करो मेरे पास आज कोई मनी है, तो उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो जो परचेजिंग पावर है, सॉरी, अरे ये तो इनवर्स रिलेशन हो गया। मतलब जो है मनी की जो पैसा बढ़ता है ना, मनी की वैल्यू बढ़ती है ना, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने लाइफ में, तो वैसे वैसे मनी की वैल्यूज बढ़ती है। तो हमको ऐसे समझाते हैं कि भाई आज पैसे की वैल्यू कुछ और है, कल पैसे की वैल्यू कुछ और होगी। तो ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर यदि तुम्हारे पास है तो वहां से तुम समझ जाते हो। लेकिन यदि आपको फील चाहिए कि भाई इंस्टॉलमेंट होती क्या है एक्चुअल में, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बहुत मन से सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन तो आपको बताइए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ कि एक दुकानदार
खरीदते और बेचते टाइम 12.5% की चीट करता है। ए शॉपकीपर चीट्स 12.5% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। मतलब 12.5%, 1/8, मतलब खरीदते टाइम वो 8 से 9 ले रहा है और बेचते टाइम वो 8 की जगह 7 ही दे रहा है। तो ये तो लिख दिया, पर मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 से 70% को ये नहीं पता कि भाई हमने एक्चुअल में ऐसा लिखा कैसे है। ठीक है, उनसे पूछ के देखो, हम 60 से 70% को ये नहीं पता होता कि भाई एक्चुअल में हमने लिखा कैसे है। उनको सिर्फ ये पता है छोटे के नीचे छोटा और बड़े के नीचे बड़ा। ठीक है, तो ये वीडियो देखो, आपको फील आएगा कि भाई हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने इसको ऐसे क्यों निकला लिखा 9 से 8 और ये 7 से 8, ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखा फिर, सॉरी 8 से 7 ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ठीक है, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, यदि ज्योमेट्री पढ़ने में जोर आता है या फिर एग्जाम पास आ गया और ज्योमेट्री हो नहीं पाई है, तो भाई डे 3 तक वीडियो है। डे 1 में एक ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डे 2 में मतलब सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सर्कल से रिलेटेड तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देख लेना सर्कल के, यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझना है तो। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन 2017 मेंस तक के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। ये भी नहीं है कि सारे इजी की इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मॉक की प्रैक्टिस सीरीज, एसएससी फेज 12 का एग्जाम हुआ है अभी, उसके आंसर की आने के बाद हमने टॉप 40 क्वेश्चन निकाले मैथ्स के। तो वो जाके आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो भाई। क्वेश्चंस एकदम अच्छे लेवल की सेलेक्ट करे गए हैं और टॉप 40 इसीलिए है। ठीक है, सीपीओ के 2024 के एग्जाम होने के बाद हमने आंसर की से सिर्फ 30 क्वेश्चन हम निकाल पाए। वहां जाके आप देख सकते हो। देखो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा भी देखो लीनियर रेस वाला टॉपिक डल रहा है, एवरेज वाला डल रहा है। एवरेज में एलिगेशन और डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है वो यहाँ पे है ना। और ट्रेन कॉन्सेप्ट और रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। आप यदि कोई वीडियो देखना चाहते हो तो इजी मैथ्स अड्डा सर्च करिए, इजी मैथ्स अड्डा सर्च करने के बाद आपको वहां पे मिल जाएगी। व्यूज पे मत जाना, अभी चैनल नया खोला है तो भाई व्यूज तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं। क्योंकि यदि तुम एक फ्रेशर हो और तुम ये पूछ रहे हो मेरे से कि भाई मैं किससे मैथ्स पढ़ूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं पहले किसको सजेस्ट करूंगा, कि जो जाना मैंने टीचर है वही तो सजेस्ट करूंगा ना मैं तो। जब तक कि मेरे तुम्हारे पास ये रिकमेंडेशन नहीं चली जाएगी कि यार एक वो चैनल और है वहां से और देख सकते हो यदि प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो भाई व्यूज पे तो बिल्कुल मत जाना, से कंटेंट पे जाओगे तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बात और, कि आपको क्वेश्चन रीडिंग के टाइम ही क्वेश्चन में जो मेथड लग रहा है ना आपको, या फिर जो कॉन्सेप्ट लगना लगाना है जो क्वेश्चन में, तो वो आपको पता चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और यदि नहीं पता चल रहा है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ कि यार प्रैक्टिस करो भाई, बहुत कमी है तुम्हारे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और देखो ये शीट 11 है ना। और शीट 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री, सी इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई देख के लगी क्या होगा कि देखो, जो है हमारे पास जो एसएससी फेज 12 का एग्जाम आया उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चंस कई कई तो बहुत अच्छे पूछे गए हैं। और सीपीओ का पेपर उठा के देख लो तो उसमें भी पेपर में क्वेश्चंस कई कई तो बहुत अच्छे पूछे गए हैं। तो भाई ये तो बोलना ही मत कि ये क्वेश्चंस एसएससी में नहीं आते वगैरह वगैरह, उन्हें छोड़ ही दो अब। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, मेरे पास एबीसी कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, और एबीसी ट्राइंगल में मेरे पास जैसे जैसे कहता जा रहा है, आप डे फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखिए। ठीक है, मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री, या क्या कह रहा है, सी ए इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ई एंड एफ मतलब ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ई और एफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ ई एफ इज। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसकी पैरेलल हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल है, मतलब कि बीसी की आधी भी रहेगी ये, तो एफ इज इक्वल टू BC/2। अब BC/2 तो आ गया, लेकिन हमारे पास बीसी कहाँ है, सबसे पहले हमारा काम बीसी निकालना, और बीसी का आधा कर देंगे तो हमारे पास EF आ जाएगा। तो बीसी कैसे निकलेगा, तो बीसी निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा से एक दिया हुआ है ना, हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास देखो ये सामने वाला एक एंगल दिया हुआ है और एंगल के दोनों एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या रहेगा, cos 135 की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ से, 7 का स्क्वायर प्लस में 5√2 का स्क्वायर 50, माइनस में जो हमको साइड निकालनी है BC उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में जो साइड्स गिवन है 7 इंटू में 5√2। ठीक है, तो cos 135 कितना हो जाएगा, -1/√2 इज इक्वल्स टू 99 माइनस BC स्क्वायर अपॉन में 70√2, √2 से √2 कट गया,
तो माइनस में 70 माइनस में 99 इज इक्वल टू माइनस बीसी स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू सीधी सीधी 70 और 99 कितना होता है 169। 70 और सॉरी 99 और 100 और 69 बच गया 169। 169 के स्क्वायर 13 सेंटीमीटर। जब बीसी इज इक्वल टू 13 है तो मेरे पास 6.5 सेंटीमीटर ही तो है। अब भाई इसमें कोई एडवांस तरीका हो तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हो आप कि भाई हम ये तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई बेसिक से ही करना पड़ेगा। यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कोसाइन रूल हो गया, साइन रूल हो गया, ठीक है। साइन रूल मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में एक्स एक्स माइनस बाय एक्स। अब ये मेरे पास जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, और मेरे पास ऑप्शंस भी ठीक ठाक दिख रहे हैं मेरे को। पर मैंने शीट 10 तक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं ऐसे, तो मैंने वहां पे आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि हमारे पास जब इक्वेशन एक हो, अब यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू तो निकालनी है हमको। इक्वेशन हमारे पास सिर्फ एक हो और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं, वेरिएबल्स मेरे को 3 दिए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होता है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। जब मैंने एक्स और वाई की वैल्यू 1 और प्लस में 2 लिखी तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1 और 2 इंडिविजुअली रख के देखो एक्स और वाई की जगह, तो भी हमारे पास 9 ही आएगा। तो यहाँ पे भी तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये हमारे पास एक थ्योरम सी समझ के चलो, और थ्योरम सी हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या मानता हूँ, यूजुअली मैं क्या मानता हूँ कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, एक्स माइनस जेड करेंगे जीरो, और 1 अपॉन में जीरो अनडिफाइंड रहता है, अनडिफाइंड रहता है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे इजीएस्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 मान ली, ठीक है। तो 1 1 - 2 करूंगा, देखो 1 आ गया, 1 - 2 - 1 और 1 - 3 - 2। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/2 प्लस ये मेरे पास देखो 1 है, और नीचे देखो 2 - 3 - 1, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 - 1 1, और यहाँ पे ये 2 है तो -1/2, -1/2 प्लस यहां से देखो ये 1/3 और 3 माइनस में 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस में 2, तो यहाँ पे 1/6, और यहाँ से ये कट गया तो देखो 1/6, और 1/6 से सिर्फ यही तो रखने पे आ रहा था। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पे 1 2 और 3 रखेंगे, तभी तो मेरे को 1/XY आएगा। भाई इस वाला तरीका यदि बेसिक लगाने का ट्राई करोगे, मेरे को 100% पता है कि भाई एक बार देख के क्वेश्चन छोड़ने ही वाले हो। लेकिन आपको बेसिक यदि ट्राई करोगे तो भाई बेसिक ट्राई करने के लिए आपको फिर से 10th क्लास में जाना पड़ेगा, और वहां टीचर से पढ़ना पड़ेगा कि हम बेसिक लगा के कैसे सवाल को अडॉन कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन ई समझना था कि भाई हमको डायरेक्ट आंसर टिक करना था, तो मैंने तो सीधा एडवांस तरीका बता दिया। भाई बेसिक तरीका यदि जानना है तो भाई आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, इफ पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1, क्यू एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि भाई पी एक्स और क्यू वाई की, मतलब पी एक्स क्यू और वाई की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, यही तो सोच रहे होंगे ना, यही तो सोच रहे होंगे। पर भाई अब मैं ऐसी क्या वैल्यूज रख दूं कि भाई मेरे पास सीधा सीधा आंसर ही आ जाए इसका, सीधा सीधा आंसर ही आ जाए। तो भाई ये सोचने से अच्छा मैं सीधा सीधा एक दो को, मेरे को पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख रही, एक चीज तो दिख रही मेरे को, पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू 1 है, क्यू एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर है। भाई थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज दिख रही है कि यदि आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे ना, दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास यहाँ से 1 प्लस में 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बन रहा है। तो इसको ऊपर यदि लेके जाऊंगा, यदि इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p, प्लस में 2p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। यही तो बन रहा है ना, ये 2p क्यू है भाई, है ना। ये 2p क्यू है, ठीक है, ये 2p क्यू है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जब पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1 और क्यू एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू, ये है मेरे पास। तो यहाँ से जब, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करा ना, तो देखो पी एक्स प्लस में पी वाई है, तो यहाँ से पी कॉमन लेके एक्स प्लस में वाई, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से मैंने क्यू कॉमन लिया, और क्यू कॉमन लेके मैंने कर दिया यहाँ से एक्स प्लस में वाई।
ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना बन जाएगा, ये अपॉन ये ऊपर बन जाएगा मेरे पास पी प्लस में क्यू को होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। मतलब यहां से मेरे पास एक्स प्लस में वाई की वैल्यू है। देखो यदि पी प्लस में एक्स प्लस में वाई दोनों तरफ से कॉमन ले लूं तो मेरे पास पी प्लस में क्यू बचेगा, तो पी प्लस में क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अब मैं x माइनस वाई निकाल सकता हूं, दोनों इक्वेशंस को जब घटाऊंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा पहले में से दूसरा, तो मेरे पास क्या बनेगा ऊपर, मेरे पास बन जाएगा p माइनस में क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ समझ में आ गया, अब कुछ समझ में आ गया। मेरे पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो 2x बनेगा और 2x बनेगा, पर ऊपर भी तो मेरे पास 2 की है, तो 2 से 2 कट गया, और यहां से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, q अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब आंसर आ गया ना आपका, अब तो आंसर आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर चाहिए, तो अब मेरे पास सीधी सीधी सी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब भी यदि समझ नहीं आए तो भाई सही बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, और यहां से मैं सीधा आंसर ही लगा रहा हूँ, अब देखो 1 है ना। अच्छा, मेरे पास चौथा क्वेश्चन है। ए vessel contains 32 liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3। 5:3 है मेरे पास। If 12 liters of solution is taken out and 7.5 liter of water is added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? रेशियो निकालना है, रेशियो। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रेशियो निकालना है, तो रेशियो पे ही ध्यान दो, रेशियो पे ही ध्यान दो, सिर्फ रेशियो पे ही ध्यान देना है। अब आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज। मेरे पास 32 लीटर का सॉल्यूशन था, है ना, और मैंने से 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, तो मेरे पास बचा कितना, 20 लीटर बचा। पर मैं कह सकता हूं कि जो सॉल्यूशन मेरे पास 20 लीटर बचा उसमें भी एसिड टू वाटर का रेशियो कितना ही है, एसिड टू वाटर तो उसमें ही 5:3 में रहेगा। भाई यही तो मिक्सचर का बेसिक है ना, कि हम चाहे कितना भी मिक्सचर निकाल लेंगे, तब जब तक कि हम कोई इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, मतलब एसिड या वाटर की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास वही रेशियो रहेगा 5:3, चाहे हम कितना भी चेंज कर लें, चाहे हम कितना ही मिक्सचर को रिप्लेस कर लें। ठीक है, तो मेरे पास 5:3 है यहाँ पे, मतलब, और यहाँ पे मेरे को अब 7.5 लीटर वाटर ऐड करना है, 7.5 लीटर। तो मेरे को यहाँ बताइए, ये मेरे पास 8 की वैल्यू ही तो 20 लीटर है, 8 की वैल्यू 20 लीटर, मतलब एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक की वैल्यू मेरे पास 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर। तो 7.5 लीटर की वैल्यू चाहिए मेरे को, 7.5 लीटर की, 7.5 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। अब ये 7.5 लीटर क्या था, वाटर था ना, तो +3 यहीं पे कर दो, 5:6, यही तो आंसर है, 5:6। भाई थोड़ा आप क्या करते, आप पूरा निकालते, मैंने यहीं पे कर दिया, आपने यदि रेशियो, हमसे रेशियो ही पूछा था ना, और रेशियो जब पूछा था तो मैंने सीधा सीधा ही कर दिया, और आप क्या करते इस चीज को, कि भाई 20 लीटर निकाला और फिर क्या करा उसने, 7.5 लीटर वाटर ऐड करा है, 7.5 लीटर वाटर ऐड करा है। तो पहले आप क्या करोगे, 5:3 में आप इंडिविजुअल निकालोगे, कि भाई मेरे पास एक की वैल्यू जब 2.5 लीटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5, और इसमें फिर से 7.5 जोड़ोगे तो 12.5, और रेशियो मेरे पास कितना हो जाएगा, 15। लेकिन इतना करना ही क्यों है, 8 की वैल्यू सीधी 20 लीटर है, तो एक की वैल्यू 2.5 लीटर, मतलब 7.5 लीटर वाटर ऐड करने के लिए मेरे को 3 और चाहिए, तो +3 इसमें कर दिया, तो 5:6, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, वाइल ट्रेवलिंग A to B। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये मत कहना कि भाई एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है ये, है ना। वाइल ट्रेवलिंग A to B, Raghav travels a quarter of distance at 10 kilometer per hour. The next quarter of distance at 15 kilometer per hour. The third quarter of distance at 20 kilometer per hour, and the final quarter of the distance at 30 kilometer per hour. While traveling on exactly the same route, Manish travels for a quarter of total time. भाई टोटल टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ टाइम टेकन, ठीक है, 15 किलोमीटर, और उसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर, और ठीक है 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द ओवरऑल एवरेज स्पीड राघव्स जर्नी इज बाई किलोमीटर, और जो मोहित की है वो Z किलोमीटर पर आवर, तो Z-Y निकालना है। अब भाई एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
पर थोड़ा सा गौर करा हो तो मेरे पास, मैं राघव की यहाँ निकाल रहा हूँ, जो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे राघव लिख दिया, यहाँ पे मैंने मोहित लिख दिया, ठीक है। तो राघव ने क्या करा है, राघव ने जो है क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस एट, मतलब इसने डिस्टेंस चली है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यदि मैं टोटल को 4 मान लूं तो उसने फर्स्ट जो डिस्टेंस है उसने 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी उसने 15 से, तीसरी उसने 20 से और चौथी उसने 30 से। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, या फिर मैं एक तरीका ये अपना सकता हूं कि मेरे पास 10, 15, 20 और 30 से करा है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस को मान लिया 60। तो यहां से मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6, 4 और ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और सॉरी, यहां से मेरे पास इतना ही तो रहेगा ना। हाँ तो मतलब ये तो ये मेरे पास क्या है कि ये तो मेरे पास टाइम का रेशियो निकलेगा ना, क्योंकि मैंने यदि टोटल डिस्टेंस मानी है तो डिस्टेंस में यदि मैं स्पीड का भाग दूंगा तो मेरे पास टाइम ही आएगा। डिस्टेंस में यदि मैं स्पीड का भाग दूंगा तो मेरे पास टाइम ही आएगा ना। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि मैंने क्या करा, मैंने जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस को मैंने 4 मान लिया, तो पहली जो डिस्टेंस चली उसने 15 से 10 से चली है, तो 1/10, दूसरी 1/15, तीसरी 1/, में कितना हो जाएगा 20 और चौथी 1/30, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और 60 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया जस्ट, तो 240 अपॉन में देखो 6 है, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो 240 अपॉन में 15, और 240 अपॉन में 15 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 16, ठीक है। 16 किलोमीटर पर आवर यहाँ से, तो एवरेज स्पीड आ गई, क्योंकि यहाँ से मेरे पास टाइम आएगा, टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास 60 अपॉन में 15, तो 60 अपॉन में 15 कितना होता है 4 आवर। और फिर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, फिर टोटल डिस्टेंस मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में करना था ना मेरे को, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ से ये निकालनी पड़ेगी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसी तरह से हमको मोहित की निकालनी है, लेकिन मोहित में तो एक वर्ड और दिया है कि टोटल टाइम लिया है उसने, तो मतलब टोटल टाइम का टोटल टाइम का जो क्वार्टर, सॉरी, जो उसने टोटल टाइम लिया है ना, उसकी क्वार्टर ऑफ द टाइम उसने कितने से चलाया, 10 किलोमीटर पर आवर से। मतलब यदि मैं टोटल टाइम को यदि टी मान लूं, टोटल टाइम को मैंने यदि टी मान लिया, तो उसने टी टाइम में टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी, मान लो मैंने मान ली जेड टी मान ली, जेड टी, ठीक है। तो उसने 1/4 टाइम कितने से चली है, उसने 10 किलोमीटर पर आवर से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसने डिस्टेंस कितनी चली होगी, फर्स्ट क्वार्टर टाइम में 10, दूसरे क्वार्टर टाइम में उसने कितनी चली होगी 15, तीसरे टाइम में, सॉरी, टी अपॉन में 4 अपॉन टी अपॉन में 4 × 10, टी अपॉन में 4 × 15, टी अपॉन में 4 × 20 और टी अपॉन में 4 × 30। यही तो जो क्वार्टर टाइम में उनकी चली हुई डिस्टेंस है, Ty4 × 10, Ty4 × 15, Ty4 × 20, Ty4 × 30, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस तो चाहे इतना ही चली है ना, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही रहेगी दोनों तरफ से। हमको यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो जेड की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी देखो, जेड से जेड कट गया, सॉरी टी से टी कट गया, तो जेड की वैल्यू मेरे पास 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 और 30 75, 75 अपॉन में 4 करूंगा तो 18 चौक 72, यानी कि जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 18.75। तो मेरे पास यहाँ से 2.75 आ गया ना, सीधा सीधा आंसर 2.75 आ गया ना आंसर। आपको सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए, और आपको ये क्वेश्चन ना, यदि पढ़ते टाइम ज्यादा बड़ा लग रहा था तो आपको ये एक बार के लिए स्किप करना था, और यदि आप पढ़ सकते हो ऐसे बड़े क्वेश्चंस को, जो आपको हैबिट होनी भी चाहिए इतने बड़े क्वेश्चंस पढ़ने की, तो ठीक है। पर फर्स्ट राउंड में यदि आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन सेकंड राउंड में आपको आते ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास, क्या सिक्स क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है यहाँ से, ओके। द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 71.7 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 42। मेरे को यहाँ पे भाई बहुत अच्छी चीज बतानी है एक आपको, कि एवरेज की बेसिक से तो हम यदि क्वेश्चन को करना चाहें ना, तो एवरेज बेसिक से बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, हमको नॉर्मली लग सकते हैं वहां पे 2 से 3 मिनट, क्योंकि कई बार हमको क्या है ना कि जो है कैलकुलेशन में बहुत तगड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, या फिर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मैं यही तो कहूंगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, आपको एक टॉपिक बताया है कि मैंने एवरेज में डेविएशन बताया है, कि एवरेज में डेविएशन का और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एवरेज में डेविएशन समझाते वक्त आपको एक चीज बताई थी, कि मान लो मेरे पास 24 नंबर है यहाँ पे, तो 24 नंबर्स का एवरेज 56 है, ठीक है। और फर्स्ट 10 नंबर्स का उसने 71.7 दिया हुआ है, यदि मैं अज्यूम करके चलूं कि फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज भी मेरे पास 56 ही था, यहाँ पे 56 ही होता,
और नेक्स्ट 11 नंबर्स का एवरेज भी मेरे पास 56 ही होता, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि 22, 23 और 24 का जो एवरेज रहेगा वो मेरे पास वो भी 56 ही रहेगा। वो भी तो 56 ही रहता ना इस केस में, जब हमारे पास तीनों के इंडिविजुअली हमारे पास एवरेज कितने कितने रहते, 56 56 56। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही दिए हुए हैं। मतलब मैं यहाँ से कितने का कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से देखो कितने का डेविएशन है, कितने का डेविएशन है, ये मेरे पास 15.7 का डेविएशन नहीं है क्या, और 15.7 का डेविएशन सिर्फ एक पे है, तो यहाँ से टोटल डेविएशन मेरे पास कितना आ जाएगा, 157, 157। और यहां से मेरे पास डेविएशन कितने का है, -14 का डेविएशन है ना, -14 का डेविएशन है ना, और -14 का डेविएशन सिर्फ एक पे है, सिर्फ एक पे है। और तो यहाँ पे मेरे पास जब 11 नंबर्स हैं तो 11 पे कितने का हो जाएगा, मेरे पास 11 पे 154 का हो जाएगा, मतलब मेरे पास 3 का डेविएशन आ गया, 3 का डेविएशन। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट 10 नंबर्स का और उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर्स का जब मैंने एवरेज निकाला तो वहीं पे मेरे पास डेविएशन कितना आ रहा है, 3। मतलब होना चाहिए था 56, लेकिन आ 56 से ज्यादा रहा है, आ 56 से ज्यादा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट 3 नंबर्स का रहेगा एवरेज वो इससे कम होना चाहिए 56 से। तभी तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए 56 बैठेगा ना, तभी तो हमारे पास बैलेंस करने के लिए 56 बैठेगा भाई। यदि 24 नंबर्स का एवरेज 56 है तो नेक्स्ट तो 21 जो मैंने नंबर्स निकाले फर्स्ट उनका डेविएशन यदि 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डेविएशन +3 कब आ सकता है, जब वो 21 नंबर्स का एवरेज 56 से बढ़ा गया होगा, 56 से बढ़ा गया होगा। मतलब मैं कितना कह सकता हूँ कि जो नेक्स्ट 3 नंबर्स रहेंगे ना, 22, 23 और 24, उनका एवरेज इससे तो कम रहेगा 56 से। तो 56 से कितने कम रहेगा, इसमें -3 का डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि +3 को बैलेंस करने के लिए हमको -3 का डेविएशन करना पड़ेगा ना, और -3 का डेविएशन कितने पे है, 3 पे, मतलब एक पे कितने का डेविएशन, एक का डेविएशन, तो मतलब इनका एवरेज मेरे पास कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा एवरेज। और जब एवरेज 55 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 165, और 165 की वैल्यू मेरे पास देखो यहाँ से कितनी दी हुई है, 1/2, 1/3, और ये हो जाएगा 5/12। तो इसका यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 6, 4 और 5, ठीक है, तो 15 की वैल्यू मेरे को 165 दी हुई है, मतलब एक की वैल्यू मेरे पास 11 है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर्स कितने आ जाएंगे, नंबर्स मेरे पास 66, 44 और 55। मेरे को क्या निकालना था, 22वीं और 24वीं संख्याओं, सॉरी 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, ठीक है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 66 और 11, 66 और 55 कितना होता है, 66 और 55 तो 121 होता है, 121 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, 60.5, 60.5, ठीक है। और यहां से आपको यदि एक चीज आपको बताऊं कि ये तो मेरे पास हो गया पूरा बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच, ठीक है। लेकिन यहां से जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे ना आपको एक चीज दिखेगी कि मेरे पास एवरेज किन का पूछ रहा है, मेरे पास 6, 4 का, 5 का। ये देखो शॉर्टेस्ट अप्रोच यहाँ पे बताता हूँ, शॉर्टेस्ट। तो देखो यहाँ पे 6, 4, 5 का रेशियो है मेरे पास, नंबर्स का, नंबर्स का जब 6, 4, 5 का रेशियो है तो मेरे को कितने का बताना है, 22 और 24 का, 22 तो 24 का कितना होएगा, 11/2, 11/2 मतलब 55.5, और 55.5 मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल चेक करो, तो 11 का मल्टीपल देखो, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास 11 का मल्टीपल है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन भी है 60.5, ठीक है। तो दो ऑप्शंस मैचिंग, मतलब टू ऑप्शंस मैचिंग, ठीक है। तो जब ये टू ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि हमको निकालना ही पड़ेगा ना, निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। While listing n consecutive even numbers for determining their average, the last number by mistake got replaced by the next odd number, and thereby the average turned out to be more than the desired value by 0.0125. What is the value of n? मतलब यहाँ पे यदि कहना चाहोगे ना कि यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपने क्वेश्चन यदि ढंग से पढ़ा हो तो इसमें ये कह रहा है कि मेरे पास एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, 16, लेकिन अनकंडीशनली मैं यहां तक 16 तक ही लेके चलूं, तो मैंने 16 ना लेके मैंने 17 लिया है, 16 ना लेके मैंने 17 लिया है। तो जब मैं 17 लूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ जो इनका एवरेज है, मान लो इनका एवरेज यदि मैं निकालू 2, 4, 6, 8 टिल 16 तक, तो इनका एवरेज चाहे कुछ भी आया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने 16 को 17 से रिप्लेस करा तो कुछ ना कुछ तो एवरेज बढ़ा होगा ना, कुछ ना कुछ तो एवरेज बढ़ा होगा ना। और वो एवरेज हर नंबर पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा,
हर नंबर पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मैं कितना कह सकता हूँ कि 0.025 है, तो ये वन की तो है, वन ही तो इनमें डिवाइड हुआ है 0.0125 में, वन ही तो डिवाइड हुआ है 0.0125 में। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,000 अपॉन में 125, 125 इंटू 8 करते हैं तो 1000, तो यानी कि 80 नंबर्स हैं मेरे पास। आपको थोड़ा सा बेसिक लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और थोड़ा सा जब दिमाग लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप थोड़ा सा बेसिक से यदि कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैंने पूरा बताया है कि मान लो मैंने 10 तक ही लिए हैं, 10 तक ही लिए हैं, 2 4, 2 4 6, 2 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 का 5 से भाग दूंगा तो 6 आ गया, 6 मेरे पास एवरेज आ गया। लेकिन मैंने 10 को 11 से रिप्लेस कर दी, तो मेरे पास 31/5, 31/5 ही तो है। यदि मान लो मैंने बेसिक, यदि मैं समझाऊं इस चीज का, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 है, ठीक है? तो मेरे पास 2 4 6, 6 और 6 12 8 20 30 और 30/5 यानी कि 6 एवरेज आ गया। लेकिन मैंने अनकंडीशनली 10 को 11 से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास अब कितना आएगा, 31/5 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा 6.2, 6.2। तो ये 0.2 बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है। पर ये वन ही तो डिवाइड हुआ है हर संख्या पे, हर संख्या पे ये वन ही तो डिवाइड हुआ है, वन ही तो ज्यादा आया है। तो वन को 0.2 से डिवाइड कर दो, कितने नंबर्स आ जाएंगे अपने पास, कि हमारे पास 5 नंबर्स थे, 5 नंबर्स हैं, ठीक है? अब यार इतना बेसिक से तो बता दिया। इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए बीट्स बी बाय 50 मीटर, इन अनदर रेस ऑफ 600 मीटर बी बीट्स सी बाय 60 मीटर, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए विल बीट बाय सी इन 400 मीटर रेस। आपने यदि लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट यदि समझना है ना, तो भाई हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एडवांस सब तरीके बताए हैं, बेसिक और एडवांस सारे तरीके बताए हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच पे यदि लेके चलूं, तो शॉर्टेस्ट मेरे पास ये रहेगी कि यहाँ पे मान लो मेरे पास 400 मीटर चल रहा है, ए ने 400 मीटर चला, लेकिन जो 500 मीटर की रेस में बी यदि 50 मीटर से हार रहा है ए से, तो मैं कितना कह सकता हूँ कि एक जो बी की स्पीड है वो ए की स्पीड का 9/10 है, 9/10 है। और यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि यदि बी ने 600 मीटर की रेस में 60 मीटर से हरा दिया सी को, तो सी की जो स्पीड है वो भी तो बी की स्पीड का 9/10 है। तो यहां से 10 और 10 से 100 कट गया, मतलब कि 81, 81 और चौका 324, मतलब कि कितने से हराया उसने, 76 मीटर से हरा दिया, ठीक है? 76 मीटर से हरा दिया। आप शॉर्टेस्ट अप्रोच ला के चलोगे तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है ये, मात्र 5 से 6 सेकंड का, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग। अब ये नहीं है कि उसमें रीडिंग भी शामिल है, कहीं क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको मेथड ही समझ में नहीं आया तो भाई क्या करेंगे सर? बेसिक देख लो भाई, बेसिक। तो मेरे को ये बताओ, इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए बीट्स बाय 50 मीटर, मतलब अरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ आपको बेसिक। 500 मीटर की रेस में 50 मीटर से हरा दिया, मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जितने टाइम में ए ने 500 मीटर चला है उतने टाइम में बी ने 450 मीटर चला होगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास टाइम कांस्टेंट रहेगा। और पूरे लीनियर रेस में मैंने आपको सिर्फ यही चीज चिल्ला चिल्ला के बोली है कि टाइम कांस्टेंट कब रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो रहेगा, वही तो मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, वही तो मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। तो मैं यहाँ पे चाहे ये कह दूं कि 9/10 है उसकी स्पीड, चाहे मैं ये कह दूं कि जितनी जितने टाइम में ए ने 500 मीटर चला है उतने में 450 मीटर चला है बी ने, तो यहाँ पे 9/10 ही तो आएगा, 9/10 ही तो आएगा। जब ए 400 मीटर चलेगा तो बी इतना चलेगा, फिर 9/10, 400 का 9/10। और जब बी बी 600 मीटर चल रहा, तो सी ने 540 मीटर ही चला है ऑब्वियसली। तो 540 मीटर चला है, मतलब सी ने भी 9/10 ही चला है बी का। ये हमारे पास बी की चली हुई स्पीड है, सॉरी ये हमारे द्वारा बी की चली हुई डिस्टेंस है, और ये मेरे पास किसकी डिस्टेंस हो जाएगी, सी की डिस्टेंस। आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच पता चल गई कहां से आई? तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मान लो ए ने 500 मीटर चला, तो बी ने कितना चला, 450 मीटर। और दूसरे केस में मेरे पास क्या कह रहा है कि बी ने यदि 600 मीटर चला है, तो सी ने कितना चला है, 540 मीटर। तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो सेम बनाओ, किसी ना किसी को तो सेम बनाओ। मान लो मैंने इसको सेम बना लिया, तो इसको सेम बनाने के लिए मेरे को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 450 मीटर ये, और यहाँ पे यदि 4/3 से करूंगा, सॉरी जो है
3/4 से करना है यार, 3/4 से, 3/4 से करना है, ठीक है। और 3/4 से यहां से करूंगा तो 104, सॉरी 108 आएगा ना। अबे यार नहीं हो रहा ना। 1 3 और 5, 135, 135 × 3 करूंगा तो 300 और 105, 405, ठीक है। तो जब ए ने 500 मीटर चला, बी ने 450 चला और सी ने कितना चला, 405, तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 400 मीटर, मतलब ए जब 400 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा, 405 का 4/5 मतलब कि 324। आप खुद से कर लेना, मैंने इतना समझा दिया, इससे ज्यादा नहीं समझा, ठीक है। ये दोबारा से मिक्सचर का क्वेश्चन। ए बेसल कंटेन्स 240 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:x रिस्पेक्टिवली। 48 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम दिस बेसल एंड पुट इनटू अनदर बेसल। व्हेन 12 liters of water is added in the vessel P, then the ratio of milk to water is find to be 2:1 respectively. अब यहाँ पे बेसिक आपको पता है ना कि भाई हम चाहे, बर्तन है मेरे पास कोई, उसमें 240 है और 240 में मेरे पास 5:x है, 5:x मिल्क का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:x है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 48 लीटर जो मैंने निकाला है उसमें भी मेरे पास यही रहेगा, 48 लीटर जो निकाला है उसमें भी मेरे पास यही रहेगा, यही रहेगा ना 5:x। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 12 लीटर वाटर इज एडेड, 12 लीटर जब वाटर ऐड करा, 12 लीटर जब वाटर ऐड करा तो मेरे पास उसका रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया मेरे पास 2:1, 2:। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई, एक चीज यहां से आपको समझ में नहीं आ रही क्या, कि ये मेरे पास 2:1 है तो मेरे पास ये टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर। और यहां से मेरे पास टोटल मिक्सचर वन कितना रहा है, ये वन कितना है, वन कितना रहा है, एक तो 48 लीटर यहां से, एक 12 लीटर यहां से, मतलब तीन की वैल्यू ही तो 60 लीटर है, तीन की वैल्यू तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से 20 लीटर ही तो है, 20 लीटर आ गया, 20 लीटर है। यहाँ से मेरे पास टोटल मिक्सचर जो है पी में, बर्तन में, वो इतना ही तो है, 60 लीटर, और तीन की वैल्यू 60 लीटर तो एक की वैल्यू 20, मतलब कि ये 12 लीटर मिलाने के बाद उसमें जो 40 लीटर तो वो था मिल्क, जो कि यहाँ पे भी सेम रहेगा, और इसमें क्या था, 20 लीटर वाटर था, 20 लीटर वाटर। तो 20 लीटर वाटर कब था उसके पास, 20 लीटर वाटर कब था उसके पास, जब उसने 12 लीटर वाटर मिला दिया। मतलब एक्स की यदि वैल्यू पूछ ले तो कोई 8 लीटर है, पहले कितनी थी उसके पास, 8 लीटर, और यहाँ पे जब ये 40 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी 40 ही रहेगा मेरे पास। तो 5 की वैल्यू 40, मतलब 40:8, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5:1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। ठीक है, कैसे आई कैसे नहीं आई पूरा बेसिक भी बता दिया है अब तो यार, अब तो कर लेना। 10वां क्वेश्चन है मेरे पास। अतुल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 इफ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 100 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। मतलब मेरे पास यहां से क्या कह रहा है, यहां से यदि पूरा बेसिक यदि समझाना पड़े तो पूरा बेसिक कैसा रहेगा, बेसिक यदि कैसा रहेगा कि मान लो मैंने स्पीड मान ली, सॉरी यहाँ पे तो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चल रहा है ना, तो मैंने ओरिजिनल स्पीड को मान लिया, लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे पास यहां से ये कितना ले रहा था, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा था, मतलब यदि 150 को, ये अब कितने से चल रहा है, x माइनस में 10 से, तो यहां से 150 अपॉन में x, इसी की वैल्यू तो मेरे पास डेढ़, मतलब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब कि 1/2, 1/2 यही तो रहेगा ना, कि यहाँ पे इसने 150 अपॉन में x-10 से चला है, तो टाइम कितना ले रहा है, आधे घंटे ज्यादा जब वो x से चलेगा, ठीक है। तो यहां से ये तो मेरे पास आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, यहां से निकाल लेना कि 150x और 150x, मतलब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1500 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू x² माइनस में 10x, ठीक है। तो x² माइनस में 10x माइनस में 3000 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो यहाँ से x² माइनस में 60x प्लस में 50x की और माइनस में 3000 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x की वैल्यू एक तो आ गई 60 और x की वैल्यू एक आ गई -50।
एक तो आ गई एक्स 60 और एक आ गई एक्स की वैल्यू -50, पर हम तो 60 को कंसीडर करेंगे क्योंकि प्लस ही स्पीड रही होगी ना 60 किलोमीटर। यदि वह अपनी सामान्य स्पीड से, हाँ, तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो कितना टाइम लेगा? 150 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम ले लेगा? वो ढाई ढाई घंटा लेगा, 2.5 आवर्स। लेकिन वो 20 किलोमीटर धीरे स्पीड से चलेगा, 20 किलोमीटर धीरे स्पीड से, तो 150 अपॉन में 40, मतलब अब वो टाइम कितना ले रहा है? अब वो टाइम ले रहा है 3.75 आवर्स। मतलब कि कितना ज्यादा टाइम ले रहा है वो। सॉरी, यहाँ से देखो, ये हमने कुछ ना कुछ, हाँ, 100/40 चलना है ना, 100 किलोमीटर, इफ ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर स्लोअर देन इज यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास कितना रहेगा? 2.5 आवर ही आ रहा है। सॉरी, 2.5 आवर ही तो आ रहा है यहाँ पे भी, है ना? तो भाई या तो ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, या फिर हमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी इसमें। देखते हैं कहाँ गलती करी है। 3,000 और x² - 10x। ठीक है, x² माइनस में 60x, प्लस में 50x, और माइनस में 50x। ठीक है, x की वैल्यू 60। ओके, तो x की वैल्यू जब मेरे पास 60 है, ठीक है, 60 है, तो 60 से चलने पे कितना टाइम ले लेगा वो? कितना टाइम ले लेगा वो? 2.5 आवर ले लेगा, है ना? और हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 100 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड? तो 40 पे चल रहा है। 2.5 घंटे ही तो ले रहा है। हाँ, हमसे ये नहीं पूछ रहा ना कि मतलब कितने घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब 2.5 घंटे ही तो लेगा ऑब्वियसली। मेरे को यार, मैंने ढंग से क्वेश्चन ही नहीं देखा। स्लोअर देन इज यूजुअल स्पीड पे कितना टाइम ले रहा है, तो 2.5 घंटे ले रहा है। तो ये तो हो गया सबसे घटिया मेथड, और जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। पूरा बेसिक और घटिया मेथड, है ना? ठीक है, अब आते हैं हम एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट। मेरे को क्या पता है, मेरे को क्या पता है, आपने रेशियो पढ़ा होगा, तो रेशियो में आपने क्रॉस प्रोडक्ट जरूर पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, इतना इतना बढ़ाएंगे तो रेशियो इतना हो जाता है। फाइनली हम निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको अब निकालना है यहाँ पे कि डिस्टेंस मेरे को सेम दी हुई है, डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, constant। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरे पास टाइम घटेगा, टाइम घटेगा। और स्पीड को कम करूंगा तो मेरे पास टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो मैंने क्या करा, मैंने 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर से चल रहा हूं। मतलब यदि मैं 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर से चलूं तो मेरे पास कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? ये मेरे पास स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है। मतलब यदि मैंने 10 किलोमीटर स्पीड को कम कर दिया तो मेरे पास 30 मिनट से एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब हाफ टाइम, हाफ आवर ज्यादा लग रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे को 150 किलोमीटर चलनी है, तो 150 किलोमीटर मैं बना तो लूं इसको। मेरे पास 150 किलोमीटर मैं बना तो लूं इसको। मैं 150 किलोमीटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करा, तो 2 से गुणा करने पे 20 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है? बना रहा है। तो 10 से कम 10, और ये भी 10 बन रहा है नहीं। तो अब मेरे को यहाँ से 3 से गुणा करूंगा तो 30, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 3/2। अब ये मेरे पास कितना बन रहा है? 30 और 30। अब यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा तो 40, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 40 के बाद, 40 के बाद ये कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, अब मेरे को चलना तो 150 किलोमीटर है ना, चलना तो मेरे को 150 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अब मेरे पास 50 आया, 50, तो 50 के बाद मेरे को कितना चलना? 5/2। और यहाँ पे जब 60 है तो 60 को मेरे को कितना करना? 60 से मेरे को कितना करना? मेरे को करना 3। तो अब यहां से एक चीज समझ में आ गई आपको कि देखो, ये 50 × 3 करा और 60 × 5/2 करा। जब मेरे पास कितनी आ रही है? 150 किलोमीटर ही तो आ रही है इनका गुणा करने पर। डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट ही तो आ रही है, यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, जो कि हमको दिया भी हुआ है। डिस्टेंस, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड घट रही थी तो टाइम बढ़ गया। यहां से मैंने दुगना करा, मतलब मेरे को ये नहीं पता ना कि कितना टाइम ज्यादा लग रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है। उसी रेशो में बढ़ा रहा हूं मैं इसको, कि यदि हमने दुगना रेशो लिया वो तो होता तो हमारे पास 1 घंटे ज्यादा लगता। यदि हमने 3 गुना कर दिया होता, 3 गुना स्पीड को कम कर दिया होता, 30 किलोमीटर पर आवर घटा दिया होता,
तो हमको 3/2 ज्यादा लगता। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि हम डिस्टेंस को 150 किलोमीटर करते हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसा रहा होगा ना कि 150 किलोमीटर करते हैं स्पीड को। तो हमारे पास अब ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, फाइनल स्पीड। और ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास जो है, सॉरी, ये मेरे पास क्या थी, फाइनल स्पीड थी ना, फाइनल स्पीड ये थी। और यूजुअल स्पीड मेरे पास ये थी, यूजुअल स्पीड मेरे पास ये थी, है ना। और यहां से मेरे को टाइम कितना लग रहा है, 5/2 और 3। तो अब यहां से ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग रहा है। यहाँ पे देखो मैंने सीधी सीधी बता दिया आपको, यूजुअल स्पीड, फाइनल स्पीड, और ये देखो टाइम्स कितने कितने, टाइम्स कितने। ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास यूजुअल स्पीड है, ये मेरे पास फाइनल स्पीड है, और ये मेरे पास जो टाइम लग रहा है उसको फाइनल टाइम, और ये है इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। ठीक है। तो अब यहां से 60 किलोमीटर पर आवर मेरे को यूजुअल स्पीड आ गई ना। नहीं आया तो अगली क्लास में समझा देंगे, अगली क्लास में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे इस मेथड को। ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी एफ बाइसेक्ट्स बी डी एट ई। यहाँ पे मेरे को जो चित्र में बोला जा रहा है, यहाँ से आप डे फर्स्ट वाली वीडियो देखिए जी, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज डे फर्स्ट, वहां पे सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, जैसे बोलते हैं एमपीजी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ये एफ इज मिड पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, जो है हमारे पास क्या है, सी एफ बाइसेक्ट करता है बीडी, सी एफ बाइसेक्ट, मतलब ये 1:1 है मेरे पास, है ना। और ये ई पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है। डी मेरे पास मिड पॉइंट है, तो डी मेरे पास कितना हो जाएगा, 1:1, है ना। तो या तो आप सिमिलैरिटी अप्लाई करिए, है ना। पर सिमिलैरिटी हर क्वेश्चन में अप्लाई करना कोई जरूरी थोड़ी है। आपसे मैंने एक चीज बोली है कि हमारे पास जब दो रेशियो कोई भी दिए हुए हैं, मेरे को यहाँ वाले रेशियो दिया हुआ है एडी रेशियो ए सी, और मेरे पास बीई रेशियो ईडी दिया हुआ है, तो कोई भी ट्राइंगल कैसा भी हो, हमारे पास सिर्फ दो रेशियो, हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे ए एफ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर दी हुई है, ए एफ की वैल्यू मेरे को 18 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मेरे को बी एफ की लंबाई निकालनी है, कैसे निकलेगी। तो एमपीजी आपको समझाया है डे फर्स्ट वाली वीडियो में, आप जाके देख लेना यार प्लीज, है ना। तो देखो मेरे पास यहाँ से 1 और 1 है ना। और यहाँ पे भी मेरे पास 1 और 1 है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे रख लिया, मैंने यहाँ पे कितना वेट रख लिया, मैंने यहाँ पे रख लिया 1 kg, है ना। और यहाँ पे भी मैंने रख लिया 1 kg। ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मेरे को 2 kg रखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जब 2 kg है तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी 2 kg रखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस करना। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 4 kg, 4 kg, क्योंकि 1:1, 2 गुना 1, और 2 गुना 1 मतलब बैलेंस कंडीशन है, मतलब बैलेंस कंडीशन पे यहाँ के लिए 4 kg हो गया। अब ये दो है, ये एक है, मतलब कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास 2 आ जाएगी और ये हमारे पास 1 आ जाएगी। यही तो रहता है ना कि हमारे पास जो चेंज ही तो करना होता है रेशियोज को, चेंज ही तो करना होता है हमारे, मतलब मेरे पास M1x1 इज इक्वल्स टू M2x, सॉरी, जो है M1x2 इज इक्वल्स टू M2x1, यही तो रहता है ना मेरे पास, जो एमपीजी की सिचुएशन रहती है। तो जब ये दो रेशियो 1 में आ गया, ए एफ की वैल्यू मेरे पास 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार सिमिलैरिटी से ट्राई करना, और सिमिलैरिटी से ट्राई करने के लिए आपको क्या करना है, कि देखो सिमिलैरिटी से आप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन में, मैंने क्या माना, यहाँ पे ए बी सी मान लिया। ठीक है। और ए बी सी मान के डी इज मिड पॉइंट ऑन ए सी, और बी डी को मिला रहा है हम, और एफ सी एफ। ठीक है। यहाँ पे ये 1:1 है और ये 1:1 है। ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम लग जाए, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाए। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मेरे को क्या करना है ना, कि मेरे को यहाँ से एक लाइन खींचनी है इसके सिमिलर। ठीक है। और जब ये इसके सिमिलर खींचेंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट रहेगा, ये हमारे पास मिड पॉइंट रहेगा, मतलब ये 1 है तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक बार और लगाना, एक बार मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं कि एक बार और हम कहाँ लगा सकते हैं इसी थ्योरम को। ठीक है। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज 30 एंड मार्केट प्राइस इज 38 पर kg, मतलब 30 से 38 पे दे रहा है। डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन है। ठीक है।
डिसऑनेस्ट डीलर। और आपको यदि बेसिक जानना है तो भाई बेसिक के लिए आप क्लास देख सकते हो डिसऑनेस्ट डीलर वाली, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जान चेक चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सीधा एडवांस मेथड बताऊंगा। द द बेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज वेट ऑफ 1 kg व्हेन इट इज व्हेन द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 12% का, तो 12% का डिस्काउंट मतलब 25 से वो कितने में दे रहा है, 22 पे दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 9 × 3 = 27, 27 और इंटू में 25 करूंगा, तो 27 × 25 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25×7 = 175, और 25×2 = 50, मतलब कि 1675, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास 38×22, मतलब 22×176, सॉरी 38×2 = 76, और 38×2 = 76 और 50, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ये 12% डिस्काउंट ऑन द परचेज, ठीक है, 30 से 38 में दे रहा है। द बेइंग मशीन ऑफ फॉल्टी, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो 12%, मतलब 3/25, 25 की चीज को 22 में दे रहा है। हाँ तो सही तो है ना, सही है ना। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई कमी छोड़ दी है क्या हमने, 38×2 = 76, और अच्छा अच्छा, 9×3 = 27, मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम। प्राइस ऑफ द शुगर इज 30 पर kg एंड द मार्केट प्राइस इज 30 से 38 में दे रहा है, 1000 से वो कितना दे रहा है, इतना है, लेकिन वो डिस्काउंट और दे रहा है। तो भाई ऐसे, और क्वेश्चन को अब देखो, यदि कहीं ना कहीं गलती हो रही है पर मेरे को शो नहीं हो रहा है क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज 30 से 38 पे दे रहा है, ठीक है। गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg। द बेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज वेट ऑफ 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, मतलब कि एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गई, ठीक है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत मेरे को ज्ञात करना है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत मेरे को ज्ञात, 27×25 करने में हमसे कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ गड़बड़ी हुई है मुझसे, 1675 नहीं है, ठीक है। तो 675 की चीज को उसने 836 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 151 का हो गया ना, क्योंकि 25 और सॉरी 161 का प्रॉफिट कितने पे, 675 पे, ठीक है। अब तो कर लोगे ना, सीधा सीधा 23.85 उत्तर आ रहा था शायद, है ना। अब इसका थोड़ा यदि बेसिक जानना चाहो तो बेसिक यहाँ पे जान लो भाइयों, है ना। मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। मैंने मान लिया 10 kg की प्राइस कितनी है, 10 kg की प्राइस उसको कितनी पड़ रही है, 10 kg की प्राइस उसको मान लो 100 kg 100 रुपीज पड़ रही है। मतलब मैंने कुछ नहीं माना, मेरे को ये भी भूल जाओ कि आपने 10 पर kg से खरीदा था, ठीक है। लेकिन अच्छा 38 पर kg दिया हुआ है ना, 30 पर kg पे दिया हुआ है, लेकिन 38 पर kg पे उसको मार्क कर रखा है ना। तो 30 से 38 पे मार्क कर रखा है, लेकिन वो दे कितना रहा है, दे उसको 900 ग्राम ही रहा है। मतलब उसके 1000 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, वो 1000 ग्राम की प्राइस कॉस्ट प्राइस उसके बाद कितनी थी, 30 थी। तो यहाँ से 1000 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 30 थी। तो यहाँ से 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 27 27। पर यहाँ से 900 ग्राम की जो है 900 ग्राम की मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मेरे पास 38 ही तो होगी। 900 ग्राम का यदि मैं सेलिंग प्राइस निकालू 900 ग्राम का, एमपी एमपी यदि मैं निकालू 900 ग्राम का, तो वो मेरे पास 38 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे दे तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है ना, कस्टमर को क्या पता है, ठीक है। लेकिन वो 12% का डिस्काउंट और दे रहा है, 38 पे 12% का डिस्काउंट, मतलब 38 का 38 इंटू में जो है 22/25, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी 900 ग्राम की इतनी थी, और एक्चुअल जो 900 ग्राम की सेलिंग प्राइस थी वो इतनी थी। तो बेसिक ये होता है, और एडवांस मेथड ये हो गया जो आपको अपनाना नहीं है। एडवांस मेथड पे ही आपको जाना है, सीधा बेसिक आपको अपनाना है, ठीक है। बेसिक अपनाने चले तो कैलकुलेशन करते रहना, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया है कि यदि आपको नहीं आता है तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। इफ tan t प्लस में cot t इज इक्वल टू 1 देन द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। तो यहाँ से सीधा सीधा सी वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, मतलब यहाँ से 1 में साइन टी प्लस में कॉस टी, साइन टी इंटू में कॉस टी बन रहा है, इज इक्वल्स टू 1। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू साइन टी इंटू में कॉस टी, साइन टी इंटू में कॉस टी, यही तो बन रहा है ना।
तो यहां से आपको एक चीज दिखी, यहां से आपको एक चीज दिखी, यहां से मैं एक फॉर्मूला ये भी बना सकता हूं यदि मैं चाहूं तो। मैं यहां से एक फॉर्मूला ये भी बना सकता हूं कि साइन टी प्लस में कॉस टी, साइन क्यू टी प्लस में कॉस क्यू टी भी बना सकता हूं, इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब मैं यहाँ से एक जो वैल्यू है ना वो साइन टी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टी भी निकाल सकता हूँ। पर यहाँ पे माइनस कॉस टी रखूंगा तो ये कितना बनेगा, इंडिफिनिट बनेगा। लेकिन हमसे पूछ कह रहा है कि वन ऑफ द वैल्यूज, तो वन ऑफ द वैल्यूज का मतलब ये है कि हमको ये कंसीडर नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ एक रिलेशन आया है, रिलेशन आया है मेरे पास, साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कॉस टी इंटू में साइन टी। तो यहाँ पे मेरे को क्या और लिख सकता है, मेरे को साइन टी प्लस में कॉस टी की वैल्यू चाहिए, तो साइन टी प्लस में कॉस टी की वैल्यू तो निकालो। तो साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी प्लस में टू साइन टी कॉस टी किसके बराबर होता है ये, साइन टी प्लस में कॉस टी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, साइन टी प्लस में कॉस टी का होल स्क्वायर ही होता है ना। और साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ से, साइन टी इंटू में कॉस टी, तो थ्री साइन टी इंटू में कॉस टी जमाओ यहाँ पे इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन टी प्लस में कॉस टी का होल स्क्वायर। और अब यहाँ से मैं कितना जमा सकता हूँ, इस साइन टी कॉस टी की जगह मैं वन भी तो रख सकता हूँ ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, तो वन यहाँ से यानी कि रूट थ्री, तो रूट थ्री आ जाएगा ना साइन टी प्लस में कॉस टी। मतलब कि वन अपॉन में साइन टी प्लस में कॉस टी कितना आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन में रूट थ्री। नन ऑफ दीज आंसर बिल्कुल मत लगा देना, क्योंकि नन ऑफ दीज आंसर लगाओगे तो भाई क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, फिर आप देखते रहना ना कि क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन और एसएससी फेज 12 का मस्त क्वेश्चन है ना। एसएससी फेज 12, एफ ओ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेसिक बेसिक जानना है तो पर्सनल मैसेज कर देना, वहां पे भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो मेरे को देखो यहाँ पे एक्स बराबर वाई बराबर जेड ले लेता हूँ वन, और यहाँ पे लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमसे वैल्यू भी तो कुछ सही सी पूछ रहा है। मतलब कि थ्री बराबर थ्री, तो वन रख के देखो, 17 प्लस में 9 प्लस में 16, 17 प्लस में 9 प्लस में 16 यानी कि 42, 8 प्लस में 6 14, 14 और 10 24, मतलब 42 अपॉन में 24, और 42 अपॉन 24 मतलब कि 7 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1.75। इन ए ट्राइंगल द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्राइंगल इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो ठीक है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जैसी भुजा भी तो नहीं बन रही है। यदि मैं दो से भी काटूं तो 3 4 6 का रेशो आ रहा है, 3 4 6 कभी होता है कि 3 4 5 होता, तो भी मैं कह सकता था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कंटेन्स वन एक्यूट एंगल और ट्राइंगल कंटेन्स टू एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे यदि जो हमारे पास एक एक्यूट एंगल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दो एक्यूट एंगल रहेंगे। मतलब मेरे पास ये इक्वेशन, ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे पास ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, यही तो है मेरे पास आंसर, यही तो मेरे पास ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि दिमाग चलाना आप, कि मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल कंटेन्स टू एक्यूट एंगल, मतलब यदि मैं ट्राइंगल में यदि एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं लूं, एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं लूं, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट भी गलत और मेरे पास फिर ये स्टेटमेंट भी गलत, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही गलत है ना फिर तो। मतलब एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो मेरे पास दो एक्यूट एंगल्स रहेंगे, तो मेरे पास यही तो ऑप्शन ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका था ये तो सोचने का, कि एडवांस तरीका हम ये सोच सकते थे इसमें, लेकिन बेसिक भी तो सीख लो। हमारे पास एक्यूट एंगल के लिए देखो, राइट एंगल के लिए मेरे पास यदि मैं शर्त लिखूं तो मेरे पास क्या रहती है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और यहां से यदि मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए लिखूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और यहां से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए क्या रहती है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, यही तो रहती है ना मेरे पास तीनों की तीनों शर्तें हैं। कि यदि राइट एंगल है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्यूट एंगल के लिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और यदि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इससे लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आता है, 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 64 100, तो मतलब 100 तो लेस ही है ना 144 से, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, क्योंकि यदि दो ऑप्टिस एंगल लेंगे तो वही हमारे पास 180 डिग्री से ऊपर चला जाएगा उनका योगी एंगल का। तो हमारे पास ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है, तो जब एक ऑप्टिस एंगल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बचे बचे दो कोण जो हमारे पास रहेंगे
वो हमारे पास क्या रहेंगे, टू अक्यूट एंगल्स ही तो रहेंगे। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही अक्यूट एंगल नहीं है, हमारे पास दो दो अक्यूट एंगल्स। ठीक है। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भाई देखो सीपीओ का क्वेश्चन है ना। सेल्स ईच ट्रैक्टर फॉर 5 लाख, अज्यूमिंग दैट किसान फर्म बाइज 50 ट्रैक्टर्स फ्रॉम देम एज ए पार्ट ऑफ एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी ऑफर्स ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू किसान एंड एडिशनल 2%, एडिशनल 2%, 2% का मतलब 1/50। ठीक है। If the payment is made within these days, what will be the amount payable by Kisan within 30 days for consignment? तो आपको यदि शॉर्टेस्ट लगाना है इसमें, तो शॉर्टेस्ट कैसे लगाओगे, देखो 5 लाख की चीज है, 5 लाख की चीज पे यदि वो 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे तो 10% की चीज की मतलब 5 लाख को 9/10, और यहाँ पे 1/10 है, 1/50 है, 1/50। तो 1/50 कितना होता है मेरे पास, 49/50 ही तो रहेगी। मतलब यदि 50 की चीज है तो मेरे को एक का डिस्काउंट देके वो 49 की तो पड़ेगी। मतलब यदि मैं 9 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, 9 का और 7 का मल्टीपल, तो पहले 9 का चेक करना, ठीक है, पहले 7 का चेक करने मत बैठ जाना। तो देखो ये 9 का मल्टीपल है, 5 4 9 और 2 11, ये नहीं है। दो और नहीं, ये भी नहीं है। तो मेरे पास 2 और 2 4, 4 और 8 12 है, 12 और 1 13 है। जब ये 9 के ही मल्टीपल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मेरे पास यही ऑप्शन तो रहेगा। जब ये 9 के ही मल्टीपल नहीं है तो ये 7 के मल्टीपल्स क्यों चेक करें हम इसमें। हमारे पास 9 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसको 7 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 एकम 7, 7 के 21, और 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 315 बार जा रहा है। 4 जीरो तो आएंगे लास्ट में ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 704 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्फीयर बिफोर इंक्रीज। बिफोर इंक्रीज मतलब यदि मैं बिफोर इंक्रीज को यदि मैं आर मान लूं, तो मेरे पास बढ़ी हुई इंक्रीज कितनी है, R+2। ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या लगाना है, मेरे को सीधा सीधा 4 × 22/7, और यहां से देखो R+2 का होल स्क्वायर माइनस में R² की वैल्यू ही तो मेरे पास 704 है। ठीक है। तो यहां से 22 चौक 88, और 88 × 8 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से देख लो 4 है मल्टीपल, सॉरी 22 चौक 88, 22 से तो कट ही रहा है ना 704। तो यहाँ पे 4 आ रहा है मेरे पास यूनिट डिजिट, तो 4 कब आ सकता है मेरे पास, 4 तभी तो आ सकता है जब यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, 8 88 का गुणा किससे करूंगा, या तो 3 से या फिर 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 8 7 56, मतलब मेरे पास R+2 का होल स्क्वायर माइनस में R² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, 56 आ गई। ठीक है। 56 आ गई ना, मतलब एक बार तो मैं प्लस में लूंगा और एक बार मैं माइनस में लूंगा। तो R+2 और यहां से मेरे पास 2 इज इक्वल्स टू मेरे पास 56। मतलब यहां से मेरे पास 2 × 2 4 हो जाएगा। मतलब आर की वैल्यू मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ गई, सीधी सीधी। आर की वैल्यू मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। A train starts from station P with n number of passengers. At station Q, 20% of passengers get down and 50 passengers get in. Okay. At station R, 40% of the passengers get down and 10 passengers get in. If a total of 520 passengers are left on the train, find the value of n. Find the value. तो इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच यदि मैं बताऊं आपको, तो चेक करना आता हो आपसे, ऑब्वियसली बात, तो चेक करना है तो आपको बाई ऑप्शन चेक करो। पर आप जल्दी जल्दी यदि चेक कर पा रहे हो ना, तो ही बाई ऑप्शन चेक करना। जैसे 750 का एट स्टेशन को 20% गेट डाउन, मतलब 20% कितना हो जाएगा, 150, 600 बचे, 600 में 50 और जोड़ेंगे तो 650, और 650 का 40% उतर गया, मतलब 65 का 4 गुना, मतलब 65 दूनी 130, 260 उतर गया, और 260 में से फिर 10 ज्वाइन कर रहा है, मतलब 250 ही उतरा। तो 650 में से 250 जाएगा तो 400 बचेगा, मतलब 520 बच रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। 1000 देखो सीधा सीधा, तो 1000 से मेरे पास सीधा आ रहा है, देखो 1000 का 20% निकाला तो 800, 800 में 50 और जुड़ गया 850, 850 का 40% निकालूंगा 85, 85 का मेरे को 4 टाइम करना है, मतलब 170, 340, और 340 में से 10 और जुड़ गए उसमें तो 330 ही गए, मतलब 820, 850 माइनस में 330 कितना आ जाएगा मेरे पास, 520। कितना है, यदि आप ऐसे फास्ट फास्ट चेक कर पा रहे हो तो इससे बढ़िया मेथड तो कोई है नहीं। और आप एक चीज ध्यान रखना,
कि जब कोई ऐसा डाटा सेट करके दे ना, ऐसा डाटा कोई सेट करके दे आपको कि भाई ये है, हमारे पास ये है वगैरह वगैरह, तो 100% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो उसमें ऐसा डेटा सेट रहेगा कि भाई जैसे ये 1000 सेट कर रखा है, यहाँ पे 3 जीरो लास्ट में दे रखी है, तो डेटा ऐसा ही सेट करके देता है। ठीक है। अब इसको बेसिक से करना है, तो बेसिक से कैसे करोगे? मान ले मेरे पास पी के टाइम पे मेरे पास टोटल पैसेंजर्स थे 5x, 5x। ठीक है। और उसमें से 20% उतर गए, पैसेंजर डाउन हो गए, 20% पैसेंजर डाउन हो गए, तो मतलब 4x 4/5 बचा मेरे पास, 4/5 बचा मेरे पास। ठीक है। एट स्टेशन क्यू मेरे पास 4/5 बचा, और उसमें 50 पैसेंजर्स फिर से ऐड हुए, 50 पैसेंजर्स फिर से ऐड हुए। तो ये मेरे पास क्यू के बाद की कहानी है। अब पी पे यहां से चली 5x से, तो पी के बाद जब क्यू पे उतरी, क्यू पे रुकी, तो क्यू पे ये कहानी है 4x अपॉन में 5x, और प्लस में 50 पैसेंजर जुड़ गए। अब इसका 40% गेट डाउन, तो इसका 40% जब गेट डाउन करेगा, तो यहाँ पे कितने पैसेंजर्स बच जाएंगे मेरे पास? 3/5 पैसेंजर्स, 3/5 पैसेंजर्स ना। तो अब ये मेरे पास आर की कहानी है, लेकिन आर पे तो कितने 10 पैसेंजर्स ऐड और हुए हैं। मतलब मैं यहां से 10 पैसेंजर्स को यदि ऐड ना करता, तो मेरे पास 510 पैसेंजर्स बचते, 510 पैसेंजर्स बचते। मतलब मेरे को यहाँ की इसी की वैल्यू मेरे पास 510 दी हुई है ना। तो अब यहां से सीधा सीधा नहीं आ सकता क्या आंसर? तो देखो 4x अपॉन में 5x प्लस में 50 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? जो है 170 इंटू में 5। ठीक है। तो यहाँ से 4/5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 800। और एक की 4 की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू 1000 ही तो रहेगी। 19वां क्वेश्चन है, एज वेराइज डायरेक्टली एज r प्लस में 7 एंड s इज इक्वल्स टू 42 व्हेन r इज इक्वल्स टू 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज इक्वल्स टू, मतलब s वेराइज डायरेक्टली एज r प्लस में 7 एंड s इज इक्वल्स टू 42, r इज इक्वल्स टू 17। r इज इक्वल्स टू 17 पे s इज इक्वल्स टू 42 है। मतलब यदि मेरे पास s की वैल्यू r+7 के वो है, r+7 का वैल्यू मैं मान लूं, तो मेरे पास s बराबर के r+7, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। यदि आपने पढ़ा हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सॉरी कॉन्सेप्ट क्यों, कांस्टेंट। ठीक है। तो मेरे पास एस की वैल्यू जो 42 है, और यहाँ से आर प्लस में 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। मतलब कि के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 7/4, 7/4। ठीक है। तो वैन आर बराबर 29 है, आर बराबर 29, तो एस की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 29 प्लस में 7, 36, 36 इंटू में 7/4। ठीक है। तो 9 7 63 आंसर हो गया इसका। ठीक है। और या फिर ऐसे भी करके सकते हो भाई, मैं इसको S1/S2 इज इक्वल्स टू R1+R2+7 भाई ये तरीका बता दिया मैंने। पर यहाँ से ऐसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से के की वैल्यू निकाल के कर लो। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, ए पैकेट हैज टू कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जेलीज, ऑरेंज, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। द प्राइस पर यूनिट ऑफ ऑरेंज, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी जेलीज इज ₹2, ₹3 एंड ₹3.5 रिस्पेक्टिवली। इन ए पैकेट देयर आर 80 ऑरेंज जेलीज, 50 मैंगो जेलीज एंड 120 स्ट्रॉबेरी जेलीज। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ जेली इन मिक्सड पैकेट? तो 50, देखो 80 दूनी 160, 160 और 160 प्लस में 150 प्लस में ये 3.5 है, मतलब 120 का पहले 3 गुना करो 360, और उसका आधा कर दो 360, और प्लस में 60 यानी कि 420, और 420 580, और ये हो जाएगा 730। 730 में कितना भाग देना है? 8, 8 और 5 13, 13 और 12 250, मतलब 730 अपॉन में 250 कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना? 73/25 करना है ना। तो कितना आएगा मेरे पास? 2.9 के समथिंग, 2.9, सॉरी हाँ 2.9। और मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से अब? 5। ठीक है। अब ये इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं भाई, इसलिए नहीं बताया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यदि आपको प्रिज्म पिरामिड वाले कॉन्सेप्ट समझने हैं ना, तो भाई हमने चैनल पे फिर से वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। और अनकंडीशनली यहाँ पे फायदा भी क्या हो गया कि देखो 25 की जगह 26 क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसकी इंग्लिश हिंदी अलग अलग हो गई है अनकंडीशनली, है ना। तो मेरे को क्या निकालना है पहले? तो बेस ऑफ द प्रिज्म इज ए ट्राइंगल हुज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू इन रेडियस इज 0.25 रेशियो 0.125। मतलब मैं रेशियो गुना हो रहा है, लगभग 2 गुना आ रही है। सरकम रेडियस मेरे पास 2 गुना है
है ना। सरकम सरकम हुज रेशियो ऑफ सरकम रेडियस करो भाई इसको। सरकम रेडियस टू इन रेडियस इज 0.25, रेशियो 0.125, मतलब जस्ट दो गुना है। और जस्ट दो गुना कौन से ट्राइंगल में होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। वन ऑफ द साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इफ द हाइट। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास? बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट। ठीक है। तो √3/4 इंटू में 12 का स्क्वायर 144, इंटू में हाइट कितनी है मेरे पास? 8। ठीक है, तो यहां से कितनी बार कटेगा? 36, 36 घंटे 288, ये 288 √3। आपने यदि प्रिज्म का चित्र बनाया तो चित्र बनाते ही रह जाना, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको यदि कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो भाई प्रिज्म वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आता है अनकंडीशनली इनमें से। ठीक है, तो पढ़ के ही जाना, बहुत बढ़िया फायदे में रहोगे। नहीं तो आपकी मर्जी है भाई, सिलेक्शन तो मैं ही तुम्हारा ही होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से कितना कह सकता हूं मैं उसको? यहां से मेरे पास जो है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है। इस प्रिज्म से एक बेलन काटा जाता है। अब आपको थोड़ा सा यदि मैं डीप में लेके चलूं तो मेरे को यहाँ पे ये मेरे पास कोई बेस हो गया, और बेस से मेरे पास कोई प्रिज्म बनाना है। तो प्रिज्म कैसे बनता है? प्रिज्म का तो मतलब मेरे पास हर फेस सेम रहेगा। प्रिज्म का हर फेस मेरे पास सेम ही तो रहता है ना, प्रिज्म का हर फेस मेरे पास सेम ही रहता है। तो जब इसमें से मैं बेलन काटूंगा, इसमें से मैं बेलन काटूंगा, तो मेरे को एक चीज बताओ भाइयों, कि जब मैं इसमें से बेलन काटूंगा तो बेलन की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी? बेलन की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी? वो इसकी इन रेडियस रहेगी, वो इसकी इन रेडियस रहेगी, यही तो रहेगी ना। जो हमारे पास सिलेंडर की क्या रहेगी रेडियस, वो इस ट्राइंगल की इन रेडियस ही तो रहेगी। तो इस ट्राइंगल की इन रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी? 13 प्लस में 14 माइनस में 15, मतलब कि P प्लस में B माइनस में H। ठीक है। तो 27 माइनस में 15, मतलब कि 6 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहां से मेरे पास प्रिज्म का आयतन निकालो। तो प्रिज्म का आयतन मेरे पास देखो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इनका। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है तो याद कर सकते हो। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 ऊंचाई है। तो 84 इंटू में 7, माइनस जो मेरे पास 22/7 इंटू में R² 36, इंटू में H 7। 7 से 7 कट गया, 84 इंटू में 7 करो, माइनस में 36 दूनी 72, और 36 दूनी 72, 792। ठीक है। तो 84 इंटू में 7, 7 चौक 28, 7, 7 8 56 63, माइनस में 792। ठीक है। अब यहां से कर लेंगे ना, कर लेना जैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, राहुल बॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹10,450 एंड मेड अ डाउन पेमेंट, ही पेड द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4960 एट 12% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द डाउन पेमेंट मेड बाय राहुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इंस्टॉलमेंट इन एसआई का भाई सबसे बढ़िया, यदि आपको एक्सप्लेनेशन सीखना है ना, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहां पे देखो, मेरे पास यहाँ पे डाउन पेमेंट मैंने मान लिया एक्स का दे रहा है, एक्स लेट मान लिया मैंने एक्स। तो अब मेरे को ये बताओ, मान लो आप किसी चीज को खरीदने गए, बता, मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल खरीदते टाइम आपने कुछ ना कुछ कैश दे दिया उसको, तो जो बचा कुचा जो इंटरेस्ट लगेगा, अब जो आपके पास बचा कुचा पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वही तो दोगे ना आप, वही तो दोगे ना कि आपने जो कैश दे दिया है उसको, कैश डाउन पेमेंट दे दिया है, उस पे आप थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट दोगे भाई, वो तो आपने हाथ टू हाथ मतलब उसको तुरंत दिया है। तो मतलब इस एक्स पे तो कोई ब्याज नहीं लग रहा है, मतलब मेरे पास जो जो इंटरेस्ट वाला पैसा होगा ना, वो ये रहेगा कि हमारे पास इस अमाउंट पे लगेगा पैसा, जो भी लगेगा, मतलब इस प्रिंसिपल पे मेरे पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग के जो मेरे पास अमाउंट बनेगा, मतलब ये मेरे को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। 12% मतलब कि 3/25। तो जो अमाउंट रहेगा वो मेरे पास कितना रहेगा? 31/25, मतलब मेरे को 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाता तो मेरे को इतना चुकाना हो, तो उसको 10,450 माइनस में एक्स का 31/25, इतना मेरे पास ये क्या है? अमाउंट है मेरे।
और जब मैंने इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी तो इंस्टॉलमेंट पढ़ाते टाइम ही मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट टोटल कितना होता है, इंस्टॉलमेंट टोटल प्लस में वो पैसा जिस पे हमने ब्याज नहीं दिया है इंस्टॉलमेंट में। तो द मनी एट विच इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट नॉट गिवन इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। यही तो समझाया था ना मैंने। तो हमारे पास अमाउंट इतना ही तो रह गया, जब उसने 10,450 में से एक्स दे दिया तो उसको इतना चुकाना होता, लेकिन अभी वो इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है। तो इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा तो फर्स्ट ईयर की जब वो इंस्टॉलमेंट देगा तो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट पे उसने 12% बचा लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट में सिर्फ उसने एक ईयर का ब्याज ही तो दिया है, एक ईयर का ब्याज ही तो दिया है भाई। जब इंस्टॉलमेंट आपने पढ़ी थी तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि आपने जब फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट दे दी फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी ना, आपने उस पर सिर्फ एक ईयर का ब्याज दिया है, आपने दूसरी ईयर के लिए ब्याज नहीं दिया है उस पर। वही तो पैसा बचाया है, वही तो यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। तो आपने जो दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है 4960, उस पर तो कोई ब्याज दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो वो पैसा है जो आपके पास बच गया और उसने आप और उसको आपने इंस्टॉलमेंट में दे दिया उसको। तो इस पे तो कोई ब्याज लगा नहीं है, लेकिन इस पे 49% का ब्याज लगा है। मतलब 4960 और 4960 कितना हो गया मेरे पास, 9920, और 9920 माइनस में 4960 का 12%, 4960 का 12%, 12/100, ठीक है, प्लस, ठीक है। यही तो रहेगा ना मेरे पास। भाई आप इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक पढ़िए, है ना। अब यहाँ से सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकाल लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ से ज्यादा नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे भाई कुछ भंड लोग बैठे होंगे तो भाई थोड़ा सा देख लो, ठीक है, थोड़ा सा देख लो आप, है ना। क्या है ना। तो मेरे पास 10,450 माइनस में एक्स 31/25 है, तो 25 चौका 50, 25 चौका 100, और यहाँ पे मेरे को 45 बच गया, 25 दूनी 25 से कम 25, और 25 × 200, माइनस में 31x/25 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 9920, माइनस में ये मेरे पास 4960, और का 12% निकालना, 4960 का 12%, ठीक है। तो 12% निकालो भाई, इसको 49.6 का गुणा 12 से कर दो, ठीक है। 49.6 का गुणा 12 से करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 12×6 = 72, 7, और 12 12 नंबर 108, 108 और 7 115, 11 बच्चों का 48 और 59, यानी कि 595.2, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना आ गया, 418 माइनस में 31x/25 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9920, और प्लस में 595.2, ठीक है। क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि मैंने 4960 जब फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट दी तो उस पे ही ब्याज लगा, दूसरी जब इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो तो हम वैसे ही दे रहे हैं कि भाई तेरी इंस्टॉलमेंट खत्म, अब इस पे कोई ब्याज व्याज नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ से वैल्यूज निकल जाएंगी, और तो क्या है, मेरे पास एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ओके, 23वां क्वेश्चन है, और 23वें क्वेश्चन को भाई देखो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मेरे पास यहां से क्वेश्चन आ गया 24वां। इफिशियंसी ऑफ पाइप पी इज हाफ ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप क्यू, एंड द एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज हाफ ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप आर। मतलब पी क्यू आर की यदि मैं एफिशिएंसी लिखूं तो एफिशिएंसी मैं कितनी लिखूंगा, पाइप पी की एफिशिएंसी हाफ है क्यू की, और पाइप क्यू की एफिशिएंसी हाफ है आर की, ठीक है। तो मतलब 1, 2 और 4 लिख लेता हूँ एफिशिएंसी। तीनों फिल कर सकते हैं टैंक को 7×21 24/7 आवर्स में। तो 24/7 आवर्स में मतलब कि जो टैंक की कैपेसिटी है ना, टैंक कैपेसिटी, वो मेरे पास कितनी है यहाँ से, वो मेरे पास है 24/7 इंटू में 7 इज इक्वल टू 24, क्योंकि ये 7 एफिशिएंसी के साथ ही तो भरेंगे इस टैंक को इतने आवर्स में। टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू अलोन फिल द टैंक। तो अलोन फिल द टैंक में कितना टाइम लेगा, 24 आवर्स, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आपको कैसे करना था ये क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको ऑब्जर्व करना था, और ऑब्जर्व करके देखो ये 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूँ इसको, कैसे। ये तो हर शीट में इंक्लूड करा है मैंने ये क्वेश्चन, तो 1/2 × 3, 1/3 × 4,
जब एक का गैप है, एक का गैप है यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 1/3 भी तो यही होता है। ये 1/3 माइनस 1/4 भी तो यही होता है मेरे पास 1/12। तो यहाँ से ये मेरे पास देखो, ये 1/3 1/3 1/4, ये नेक्स्ट वाले 1/4 से कट जाएगा, मतलब 1/2 माइनस। अब ये मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये मेरे पास कितना आएगा, 600 कितना होता है, 600 होता है मेरे पास 24 × 25। ठीक है, तो 24 जो 1/24 माइनस 1/24, ये तो ये कट जाएगा, मतलब 1/25 बच गया मेरे पास। तो 25 - 2 यानी कि 23/50। ठीक है, तो 23/50। ठीक है, तो भाई पूरा सॉल्यूशन हो गया है पूरी पीडीएफ का। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो भाई इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, आपको यदि वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है।